हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। बच्चों, आज हम आपके साथ जेनेटिक्स का सेकेंड लेक्चर करने जा रहे हैं ना। इस जेनेटिक्स के सेकेंड लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ मेंडल पढ़ेंगे। मेंडल के लॉ के बारे में आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन आपको बताया था। क्या बताया था? जो पूरा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने आपको बताया जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, एलील क्या है, एलोमार्फ क्या है, मोनोहाइब्रिड क्लास क्या है, डाईहाइब्रिड क्लास क्या है, और F1 जनरेशन, F2 जनरेशन ना, और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स क्या है ना। ये सब के बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया। फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, ये भी हमने आपको बताया है। सॉरी। आज जो आपका लेक्चर होगा वो होगा लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल के जो लॉ हैं उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बच्चों, आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो देखिए, मेंडल के जो लॉ हैं, मेंडल्स 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। और मेंडल के कितने लॉ हैं? 3 नियम है मेंडल का, जिसको इन्होंने दिया था। तो इंट्रोडक्शन पहले इसका देखिए। ग्रेगर जॉन मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 ईयर। ये तो आपको वेल नोन है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो पी प्लांट है गार्डन पी पायसम सटाइवम पे, इन्होंने 7 साल एक्सपेरिमेंट किया 1856 से लेकर 1863 तक। एंड प्रपोज द सो कॉल्ड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उन्होंने अपना 7 साल वर्क के दौरान उन्होंने अपना 3 लॉ दिया इनहेरिटेंस का ना। मेंडल ने अपने 3 लॉ को प्रपोज किया। ठीक है, पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो पहला इनका लॉ है, उसको बोल रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो तीनों लॉ आप लोग याद करिए। फर्स्ट इनका लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। इसका हिंदी क्या है? पृथक्करण का नियम। थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। आप लोगों ने इसको भली भांति पढ़ा है। आज आपको हम इस बार फिर से आपको बता रहे हैं। आज हमको लग रहा है आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला लॉ है जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, फिर आगे डिटेल में आपको अच्छे से समझाएंगे। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कह रहा है द लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द फॉर्म ऑफ पेरेंटल ट्रेट्स इन द F1 हाइब्रिड, दैट इज F1 जनरेशन, ऑलवेज डिस्प्ले ओनली वन ऑफ द पेरेंट ट्रेट। देखिए, ला जो इतना सारा हम आपको हिस्ट्री पढ़ के आपको सुना है, इतना हम आपको थियरी वाला पोर्शन समझाया ना, उसका मेन मतलब यही है, ये थियरी यही कह रही है कि दो पेरेंट हैं। मान लीजिए एक टाल वाला है, कैपिटल टी इसका जीनोटाइप है, एक ड्वार्फ वाला है। तो F1 जनरेशन में जो वही करेक्टर शो होगा, वही करेक्टर दिखेगा जो डोमिनेंट है। अगर ये टाल वाला डोमिनेंट करेक्टर है तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट हैं वो टाल होंगे। जो फर्स्ट इनका जनरेशन है, पहला जनरेशन है, दोनों के बीच क्रॉस होने के बाद जो प्लांट प्राप्त होंगे वो पूरे के पूरे टाल प्लांट होंगे। कैसे प्लांट होंगे? टाल प्लांट होंगे। तो डोमिनेंस हुआ कि नहीं? कैपिटल टी वाला डोमिनेंस हुआ कि नहीं स्मॉल टी पे? तो यही है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कह रहा है जब दो ट्रेट्स के बीच, दो गुणों के बीच, दो एलील के बीच जो भी पर्या कंट्रास्टिंग करेक्टर है उनके बीच क्रॉस करवाया जा रहा है, तो F1 जनरेशन में वही करेक्टर दिखेगा जो डोमिनेंट है। दोनों पेरेंट में जो करेक्टर डोमिनेंट है वही दिखेगा। अगर मान लीजिए अगर ये रेस्सू वाला डोमिनेंट होता तो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट रिसेसिव होते, रिसेसिव करेक्टर वाले, जैसे कि स्मॉल डॉर्फ प्लांट वाले होते। अगर मान लीजिए जैसे हम दो फ्लावर का क्रॉस कराते हैं, मान लीजिए एक ग्रीन फ्लावर क्रॉस करा रहे हैं आप, एक ग्रीन का नहीं, जनरली ग्रीन फ्लावर नहीं होता है। ठीक, मान लीजिए आप एक येलो फ्लावर का क्रॉस करा रहे हैं, एक पर्पल का क्रॉस करा रहे हैं ना। अगर ये येलो वाला डोमिनेंट है ना, अगर ये येलो वाला डोमिनेंट करेक्टर है तो F1 जनरेशन में बस येलो वाला ही अपना सारे के सारे जो प्लांट प्राप्त होंगे F1 जनरेशन के,
वो येलो वाला होंगे क्योंकि ये डोमिनेंट करेक्टर है। तो ये है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है। जो मेंडल का नेक्स्ट नियम है, जो दूसरा नियम है, वो क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस, इसका हिंदी मतलब है पृथक्करण का नियम। क्या है मतलब? पृथक्करण का नियम। देखिए ये लॉ क्या कर रहा है, पहले इसका थियरी देखिए, फिर आपको हम अच्छे से समझाते हैं। तो नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है बच्चा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट for any traits each pair of allele of a gene split and one gene passes from each parent to an offspring। देखिए जो इतना थियरी दिया है इसका आपको मेन मतलब बताते हैं। आपने देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस आपने देखा कि जब दो पेरेंट में क्रॉस हुआ, मान लीजिए एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव, तो या वन जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन होगा उसमें सारे के सारे डोमिनेंट प्लांट होंगे, आल आर टाल ना, आल टाल है। ये मान लीजिए ड्वार्फ है और ये टाल है, ये ड्वार्फ है और ये टाल है, ये पूरे के पूरे टाल है। देखिए जब अब इस टाल प्लांट का जो ये टाल कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सेल्फ क्रॉस होगा दोनों के बीच, तो एफ टू जनरेशन में आप देखेंगे कि दोनों कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाएंगे। इस जनरेशन में आपको टाल भी देखने को मिलेगा और ड्वार्फ भी देखने को मिलेगा। तो यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ना। जब आप दोनों के बीच सेल्फिंग करवाएंगे, मान लीजिए इनके बीच सेल्फिंग हुआ, तो आप देखेंगे आप ये देखिए कैपिटल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्माल्टी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 टाल एक ड्वार्फ मिल रहा है, 3:1 रेशियो में मिल रहा है, 3 टाल एक ड्वार्फ ना। इसका ये फिनोटिपिक रेशियो है, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो में देखना है आप, एक कैपिटल टी है, 2 है जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, और एक है स्मॉल टी है। तो इनका रेशियो हो गया 1:2:1। क्या हो गया रेशियो बच्चों? 1:2:1। आगे जब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिटेल में देखेंगे वहां पे हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कह रहा है जब दोनों पैर ईच पेयर ऑफ एलील या वन जनरेशन में तो डोमिनेंसी शो कर रहा है, लेकिन जब उनके बीच सेल्फिंग हो रही है तो कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जा रहे हैं, पृथक हो जा रहे हैं। टाल प्लांट भी है और ड्वार्फ प्लांट भी है, इट मीन्स कैरेक्टर आर सेग्रीगेटेड। ठीक है। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। इसका हिंदी है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। मेंडल का जो थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको स्वतंत्र अव्यूहन का नियम भी कहते हैं। तो देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट दैट completely different pair of allele are passed on to the offspring independently टू ऑफ ईच अदर। ठीक है, इस लॉ को जब हम आपको एग्जाम्पल में समझाएंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया मेंडल के 3 लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आइए अब हम लोग एक एक करके डिटेल में विद हैंड राइटिंग नोट के साथ देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला देखा जाएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये मोनोहाइब्रिड क्लास में आप देखते हैं। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्लास में आपको देखने को मिलेगा। देखिए when cross occur between one pair of contrasting character called monohybrid class। आप में एक टॉपिक दिया है, पहले आपको पढ़ना है मेंडल्स लॉ, फिर दिया है मोनोहाइब्रिड क्लास और डाईहाइब्रिड क्लास। जब आपके एग्जाम में मोनोहाइब्रिड क्लास और डाईहाइब्रिड क्लास पूछेगा तो मोनोहाइब्रिड क्लास में आपको यही लिखना है व्हेन क्लास अकर बिटवीन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्लास। जब एक कैरेक्टर को लेकर एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर क्लास करवाया जाएगा तो मोनोहाइब्रिड क्लास। जैसे लंबाई का लेंथ का हो गया कैरेक्टर, लेंथ एक कैरेक्टर है ना, इसमें टाल भी है और ड्वार्फ भी है, तो एक ही कैरेक्टर है उसका विपरीत है टाल का विपरीत ड्वार्फ ना। ठीक है, जब एक कैरेक्टर को लेके क्लास कराया जाए उसको मोनोहाइब्रिड क्लास कहते हैं ना।
देखिए आगे देखिए, when cross occurs between one pair of contrasting character only one character appear in F1 generation। यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस को ऊपर ही बताया था। जब आप एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच क्रॉस कराएंगे, ओनली वन कैरेक्टर इन F1 जनरेशन में शो होगा। ये टाल है, ये ड्वार्फ है, लेकिन F1 जनरेशन में आपको बस टाल ही देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा बस एक ही कैरेक्टर F1 जनरेशन में क्या हो रहा है, वो शो हो रहा है। तो देखिए, when cross occurs between one pair of contrasting character only one character appear in F1 generation while other character is masked। जो स्मॉल टी वाला कैरेक्टर है, ड्वार्फ वाला कैरेक्टर, वो मास्क हो गया। आल प्लांट कैसे हैं, टाल प्लांट है। ठीक है, दोज कैरेक्टर विच अपीयर इन F1 जनरेशन कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर एंड दोज कैरेक्टर विच आर मास्क्ड इन F1 जनरेशन कॉल्ड रिसीव कैरेक्टर। When F1 progeny allowed to be self-cross in F2 generation, phenotypic ratio is 3:1 and genotypic ratio is 1:2:1 ना। तो देखिए, यही इसमें कहा गया है, जब दो कैरेक्टर जो कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, कंट्रास्टिंग मतलब विपरीत ना, एक एक टाल वाला है तो एक ड्वार्फ वाला है, तो F1 जनरेशन में जब इनके बीच क्रॉस होगा तो आल प्लांट होंगे टाल वाले ना, हेट्रोजाइगस टाल होगा। हेट्रोजाइगस टाल आप देख रहे हैं कि नहीं, तो टाल वाला कैरेक्टर डोमिनेंट हो गया, नहीं तो दोनों कैरेक्टर दिखते हैं। तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में शो हो रहा है उसको बोलना है डोमिनेंट कैरेक्टर, जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में मास्क हो गया उसको बोलना है रिसीव कैरेक्टर। तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, टाल वाला डोमिनेंट कैरेक्टर है ना। और देखिए, जब इनके बीच सेल्फ क्रॉस हुआ कैपिटल टी और ये इनके बीच सेल्फ क्रॉस हुआ, तो आप जीनोटिपिक रेशियो जो आपको बाह्य रूप से देखने को मिलेगा, सॉरी फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है। 3 है टाल और 1 है ड्वार्फ, 1 है ड्वार्फ। और जीनोटिपिक रेशियो इसका 1:2:1 है। एक होमोजाइगस टाल है। आपको होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में अंतर पता होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया है। होमोजाइगस टाल में ये जीनोटाइप होगा, हेट्रोजाइगस टाल में ये जीनोटाइप होगा, और रिसीव में जो स्मॉल है ड्वार्फ प्लांट है ये उसका जीनोटाइप होगा। तो देखिए, इसका जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 है। कितना है, 1:2:1 है, सॉरी 1:2:1 है, और फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है। ठीक है, अब आइए इसको एग्जाम्पल से आप लोग देखिए, ये इसका एग्जाम्पल है। देखिए वेन एग्जाम्पल देखिए, वेन लॉन्ग विंग्ड ड्रोसोफिला हैविंग होमोजाइगस एलील, इसके पास होमोजाइगस एलील ये है कैपिटल। हमने यहाँ पे ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल लिया है, आप चाहें जो मैंने आपको पी का एग्जाम्पल बताया है इसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आप हमेशा उसी एग्जाम्पल को पढ़ते हैं इसलिए हमने उस एग्जाम्पल को नहीं लिया है। ठीक है, देखिए, व्हेन लॉन्ग विंग्ड ड्रोसोफिला हैविंग होमोजाइगस एलील कैपिटल एल, इसका क्या है, विंग जो ड्रोसोफिला है ये इंसेक्टा का मेंबर है, अफाइलम आर्थ्रोपोडा का इंसेक्टा का मेंबर है। उसका विंग कैसा है, लॉन्ग विंग वाला ड्रोसोफिला है। मान लीजिए ये हो गया ड्रोसोफिला, इसका विंग लॉन्ग विंग वाला ड्रोसोफिला है, यही इसका डोमिनेंट कैरेक्टर है ना। क्रॉस्ड विद, इसके बीच क्रॉसिंग हुआ वेस्टिजियल विंग्ड ऑफ ड्रोसोफिला हैविंग होमोजाइगस एलील का स्मॉल एल। ठीक है ना। इन F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस लॉन्ग विंग्ड ड्रोसोफिला अपीयर ना। तो F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस लॉन्ग विंग्ड वाला ड्रोसोफिला अपीयर हुआ। तो देखिए, जैसे कैपिटल एल के बीच और कैपिटल एल स्मॉल एल के बीच क्रॉस हुआ, ये लॉन्ग विंग्ड वाला है, ये वेस्टिजियल विंग वाला है, इनके बीच क्रॉस हुआ। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे ड्रोसोफिला ये हेट्रोजाइगस है कि नहीं, एक कैपिटल है एक स्मॉल एल है, तो हेट्रोजाइगस हुआ। लेकिन इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर लॉन्ग विंग्ड वाला है, तो सारे के सारे लॉन्ग विंग्ड वाले ड्रोसोफिला होंगे। ठीक है, तो ये डोमिनेंट का रूल हुआ कि नहीं, जो कैरेक्टर डोमिनेंट है वो F1 जनरेशन में दिखा कि नहीं। आगे देखिए, जब यही F1 जनरेशन में सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फिंग का मतलब F1 जनरेशन का सेल्फिंग का मतलब जो ये हैं F1 जनरेशन के यही सारे प्लांट हैं, इनके भी सेल्फिंग हो गया। सेल्फिंग होने के बाद आप F2 जनरेशन में देखेंगे 3:1 रेशियो इसका फिनोटिपिक रेशियो आएगा, मतलब 3 लॉन्ग विंग्ड वाले और एक वेस्टिजियल विंग वाला।
जी फिनोटिपिक बाहर रूप से देखने के लिए, बाहरी से आप देख के बताएंगे कि ये 3 लॉन्ग विंग वाला है, एक वेस्टिजियल विंग वाला है, लेकिन इसका जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1। ठीक है, इसका हम आपको पुनः चौकोर खाने वाले विधि से दिखाएंगे आगे। ठीक है, तो एक बार थियरी देखिए क्या है। इन F2 जनरेशन फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1, 3 लॉन्ग विंग ड्रोसोफिला एंड 1 वेस्टिजियल विंग ड्रोसोफिला, एंड जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। 1 क्या है? होमोजाइगस लॉन्ग। होमोजाइगस लॉन्ग का मतलब ये वाला करेक्ट ना, होमोजाइगस लॉन्ग वाला। और जो 2 है हेट्रोजाइगस लॉन्ग, 2 है हेट्रोजाइगस लॉन्ग ये वाला, और एक है वेस्टिजियल विंग वाला, ये वाला है इस्मालियल इस्मालियल वाला। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, देखिए ये देखिए होमोजाइगस डोमिनेंट एलील कैपिटल एल है, और होमोजाइगस रेसिड्यू एलील स्मॉल एल, दोनों के बीच क्रॉस हुआ, दोनों के बीच क्रॉस हुआ। तो आपने देखा, ये देखिए यहाँ पे कैपिटल एल इसका है और यहाँ से स्मॉल एल लिया, यहाँ पे कैपिटल एल, यहाँ पे स्मॉल एल ना, ये इसके प्रोजनी है। अब इन दोनों के बीच तो आपने देखा F1 जनरेशन में सारे के सारे लॉन्ग विंग वाले हैं ना, हेट्रोजाइगस लॉन्ग विंग वाले हैं, तो ये कैरेक्टर डोमिनेंट है लॉन्ग वाला, इसीलिए F1 जनरेशन में सारे के सारे लॉन्ग विंग वाले हैं। लेकिन जब इसमें सेल्फिंग कराई गई तो आपने देखा लॉन्ग विंग वाले कुछ जो जीनोटिपिक रेशियो है इनका 1:2:1 है, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 3:1 है ना। फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है। 3 क्या है? इसका लॉन्ग है, देख रहे हैं ये तीनों लॉन्ग वाले हैं, ये वेस्टिजियल विंग है, लेकिन इनका जीनोटाइप देख रहे हैं अलग अलग है ना। इसका कैपिटल एल कैपिटल है, इसका कैपिटल एल स्मॉल एल, इसका कैपिटल एल स्मॉल एल। तो आपने दो दो देख लिया, हेट्रोजाइगस लॉन्ग है और एक होमोजाइगस लॉन्ग है, एक होमोजाइगस रिसेसिव है। तो ये हो गया इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो। यहाँ पे दिखा गया है होमोजाइगस लॉन्ग विंग वाले में कैपिटल एल होगा, हेट्रोजाइगस लॉन्ग विंग वाले में कैपिटल एल स्मॉल एल होगा, और होमोजाइगस वेस्टिजियल में स्मॉल एल है। तो आपने देख लिया जो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है, विथ एग्जांपल हमने अच्छे से आपको डिटेल में बता दिया। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कर रहा है? जब दो विपरीत लक्षण वाले करेक्टर का हम क्रॉस करवाएंगे तो F1 जनरेशन में वही करेक्टर शो होगा जो उनमें से डोमिनेंट होगा ना। जैसे मान लीजिए हमने ए ब्लड ग्रुप का एग्जांपल तो मल्टीपल एलिज्म फॉलो कर रहा है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप बीच में क्रॉस हुआ, मान लीजिए, बस मानना है आपको ये ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है, तो F1 जनरेशन में सारे के सारे इनके जो बच्चे होंगे फर्स्ट जनरेशन में वो सारे के सारे ए ब्लड ग्रुप वाले होंगे। लेकिन जब इनके बीच क्रॉसिंग होगी तो ये करेक्टर दोनों सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। आपको समझ में आया लॉ ऑफ डोमिनेंस? अच्छे समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है बच्चा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वैसे तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में ही हमने आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बता दिया है। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए इन F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस एलील लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम। F1 जनरेशन में आपने देखा जो ऊपर वाला था, ये वाले थे ना सब, ये लॉन्ग टाइम पर ऐसे रहते हैं ना, नेवर इंटरमिंग, इनके करेक्टर कभी भी इंटरमिंगल नहीं होते हैं ना। कैपिटल और स्मॉल एल ये दोनों रहेंगे साथ साथ, लेकिन इनके करेक्टर मिलते नहीं है एक दूसरे में। फिर क्या होगा? एट टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, एलील आर सेग्रीगेटेड, एलील अलग अलग हो जाएंगे। देखिए जब ये है ना, ये था करेक्टर, F1 जनरेशन में ये रहेंगे साथ साथ रहेंगे, लेकिन दोनों इंटरमिंग नहीं होगा। लेकिन जब गैमेटोजेनेसिस गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो भैया यल वाला अलग हो जाएगा करेक्टर और कैपिटल यल वाला अलग हो जाएगा, तो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में ये अलग हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज फॉलो बाय बोथ प्लांट एंड एनिमल।
जो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल आपको एक बार देख लें, फिर से थियरी आपको बता रहे हैं। देखिए, when tall pea plant during having homozygous allele capital T crossed with dwarf pea plant having homozygous allele small t. In F1 generation, heterozygous tall pea plant appear which contain heterozygous allele capital T small t. ठीक है, these heterozygous allele live together for long time but they are segregated during gametogenesis. Thus, one gamete contain capital T and other gamete contain small t. ठीक है, इन F2 जनरेशन आफ्टर सेल्फ, यहाँ पे सेल्फ है SELF सेल्फ क्रॉस, फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो इज 1:3:1 ना। इसमें से 1 क्या है, होमोजाइगस टाल है, 2 है हेट्रोजाइगस टाल है, और 1 है होमोजाइगस ड्वार्फ। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ तक तो देखिए, यहाँ तक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्योंकि F1 जनरेशन में सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर दिख रहे हैं। लेकिन यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि यहाँ पे दोनों एलील एक साथ हैं, लेकिन गैमेटोजेनेसिस में देख रहे हैं आप लोग 50% के गैमेट कैपिटल टी वाले हैं और 50% गैमेट स्मॉल टी वाले हैं। इसमें भी आपने देखा 50% के गैमेट कैपिटल टी हैं, 50% गैमेट स्मॉल टी हैं। जैसे ह्यूमन के केस में जो XY क्रोमोसोम होता है मेल में, उसमें कुछ स्पर्म होंगे उसके पास X क्रोमोसोम रहेगा क्योंकि स्पर्म तो हैप्लॉइड होते हैं, और कुछ स्पर्म होंगे जिसके पास Y क्रोमोसोम होगा क्योंकि ये तो गैमेट तो हैप्लॉइड होते हैं ना, तो हाफ क्रोमोसोम को लिए रहेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमारे पी में मटर में 14 क्रोमोसोम होंगे तो इस गैमेट के पास 7 क्रोमोसोम होंगे, कैपिटल टी वाले के पास भी 7 क्रोमोसोम होगा क्योंकि ये हैप्लॉइड है गैमेट, और स्मॉल टी के पास भी 7 क्रोमोसोम होंगे। तो 50% गैमेट कितने होंगे, कैपिटल टी वाले होंगे, 50% स्मॉल टी वाले होंगे। इसमें भी 50% गैमेट कैपिटल टी वाले होंगे, 50% गैमेट स्मॉल टी वाले होंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही है कि ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस गैमेट्स एलील्स आर सेग्रीगेटेड। गैमेट फॉर्मेशन के समय जो वो कैरेक्टर हैं वो अलग हो जाते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया अच्छे से। ठीक है, यही है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, ये एग्जाम्पल के माध्यम से आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिखाया गया है। यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के समय ये कैरेक्टर अलग हो जा रहे हैं। तो जीनोटिपिक रेशियो इसका क्या है, 1:2:1, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है। ये हो गया आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आशा करते हैं आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अच्छे से समझ में आया है। देखिए, जो मेंडल का अगला लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखने को मिलेगा। जो इसका एग्जांपल आपको हम बताएंगे वो आपको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में दिखाएंगे। तो पहले हम आपको बताएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। हमने ऊपर आपको बताया मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, तो आपने बताया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस है जिसमें बस एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया जाता है। एक कैरेक्टर का मतलब अगर हमने लेंथ का कैरेक्टर लिया है तो एक टाल प्लांट एक ड्वार्फ प्लांट ना। अगर मैं मान लीजिए आई कलर लूँ, एक ब्राउन आई एक ब्लैक आई ना, 2 कैरेक्टर। जैसे मैंने लिया एक पिंक फ्लावर ले लिया, एक वाइट फ्लावर हुआ ना, तो ऐसे 2 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस। लेकिन यहाँ पे अब हम 2 कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराएंगे। 2 कैरेक्टर के लेके क्रॉस कराएंगे मतलब देखिए, when cross occurs between 2 pair of contrasting character called dihybrid cross. When cross occurs between 2 pair of contrasting character called dihybrid cross. जब क्रॉस 2 कैरेक्टर के बीच होगा उसको बोलेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। जैसे आपको हम दिखा दें, जैसे मैंने ले लिया एक टाल प्लांट ले लिया, प्लांट तो टाल होगा लेकिन उसका सीड राउंड होगा। राउंड यहाँ पे लिया गया, दिखा रहे हैं आपको। देखिए मैंने एक सीड ले लिया ना, जो पी का सीड होगा, हमने जब आपको 7 कैरेक्टर आप बताया था पी का, उसमें देखिए हमने सीड लिया है येलो, लेकिन उसका जो सीड कोट है ना वो है राउंड, सीड कोट है राउंड। जो उसका कॉटिलिडन कलर है वो येलो कलर का है लेकिन उसका सीड कोट है राउंड। ये कैरेक्टर हमने एक कैरेक्टर ये ले लिया, और
एक करेक्टर ये ग्रीन है और रिंकल वाला है, तो दो करेक्टर को लेकर क्रॉस करवाया जा रहा है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस हो रहा है, ये दो करेक्टर को लेके क्रॉस करवाया जा रहा है, इसी को बोल रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें हमने दो करेक्टर लिया है, एक सीड का करेक्टर लिया, एक सीड कोड का करेक्टर लिया है, एक कॉटिलिडन कलर का करेक्टर लिया है। तो दो करेक्टर हैं, एक सीड शेप का, एक सीड कलर का। ठीक है, तो दो करेक्टर को लेकर जो आप क्रॉस करवाएंगे उसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, देखिए, व्हेन क्रॉस अकर्स बिटवीन टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। दो कैरेक्टर के बीच क्रॉस होगा उसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस ना। व्हेन क्रॉस अकर्स बिटवीन टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन F1 जनरेशन ओनली वन कैरेक्टर अपीयर, बस एक ही कैरेक्टर अपीयर होगा जो डोमिनेंट वाला होगा। ठीक है, when F1 progeny allowed to be self-cross at time of gametogenesis, allele are segregated and assorted from one generation to next generation. Thus ratio is to 9:3:1। देखिए, इसका एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है, when येलो राउंड सीडेड प्लांट, जो येलो सीड वाला प्लांट है और लेकिन उसका सीड कोड कैसा है, राउंड। आप देखेंगे सीड में जो मटर होता है उसमें किसी का सीड कोड आप देखेंगे एकदम राउंड होता है, लेकिन किसी का आप देखेंगे झुर्रीदार होता है, ऐसा सुकड़ा सुकड़ा होता है। तो सीड कोड का एक करेक्टर लिया गया है, एक सीड जो इसमें सीड होगा कॉटिलिडन होगा, सीड का उसका कलर लिया गया है। तो येलो और राउंड वाला जो डोमिनेंट है, लेकिन जो रिंकल और ग्रीन वाला है ये रेसिड्यू है। हमने आपको मेंडल करेक्टर जो पी प्लांट में मेंडल ने करेक्टर बताया था उसका बताते समय आपको बताया है वहाँ पे। ठीक है, तो इसका क्रॉस ये डोमिनेंट करेक्टर है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर ये डोमिनेंट करेक्टर है। इनके क्रॉस हम लोग करवाएंगे ग्रीन रिंकल्ड सीड से। किसे? क्रॉस्ड विथ ग्रीन रिंकल सीडेड प्लांट। ये रेसिड्यू करेक्टर हैविंग होमोजाइगस एलील स्मॉल वाई स्मॉल आर। देखिए, हम लोग आसानी के लिए जो रेसिड्यू करेक्टर होता है उसको स्मॉल लेटर से डिनोट कर देते हैं, और जो डोमिनेंट करेक्टर होता है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं ना। तो F1 जनरेशन में क्या होगा, जो डोमिनेंट करेक्टर होंगे सारे का सारे प्लांट डोमिनेंट करेक्टर वाले होंगे, जैसे हमने आपको मोनोहाइब्रिड क्लास में बताया है। जब हमने टाल और ड्वार्फ के बीच क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में सारे के सारे टाल प्लांट आपको प्राप्त हुए थे ना। अब देखिए, जब F1 प्रोजेनी को यहाँ पे हम आप क्रॉस दिखा दे रहे हैं, ये हो गया, ये राउंड एंड येलो सीड वाला, और ये रिंकल और ग्रीन सीड वाला ना, रिंकल और ग्रीन वाला क्रॉस करवा देंगे। तो F1 जनरेशन में आप देखेंगे इसका गैमेट कैसे बनेगा। पहले इसका गैमेट बताइए कैसे बनेगा। इसका गैमेट देखिए ऐसे बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर, दो ही गैमेट बनेगा ना, एक इसके साथ एक इसके साथ एक इसके साथ एक इसके साथ, दो ही गैमेट बना। इसमें भी दो ही गैमेट बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर, तो गैमेट बनाना। तो देखिए, लेकिन जो आप देखिए इनमें क्रॉस होगा तो यहाँ से कैपिटल वाई कैपिटल आर और यहाँ से स्मॉल वाई, जब इसको भी हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो ये भी वही बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, क्योंकि ये कैपिटल वाई कैपिटल आर ही है और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई है। तो दो ही टाइप के, एक ही टाइप का इसमें प्लांट बनेगा। तो सारे के सारे क्या होंगे, राउंड सीड वाले, ग्रीन राउंड सीड कोट वाले होंगे और येलो वाले होंगे। ठीक है, तो F1 जनरेशन में आपने देख लिया सारे के सारे जो हेट्रोजाइगस एलील वाले ये डोमिनेंट करेक्टर वाले हैं वही हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर वाले, ये राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट ऑब्टेन हुए ना। लेकिन जब F1 प्रोजेनी अलाउड टू बी सेल्फ क्रॉस, जब F1 प्रोजेनी को सेल्फ क्रॉस करवाया गया तो 4 टाइप ऑफ गैमेट फार्म होते हैं, 4 टाइप के गैमेट बनते हैं ना। जो ये हैं इनसे 4 टाइप गैमेट बनेंगे। देखिए ये है ना, इनसे 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है ना, मिस है, यहाँ पे कैपिटल वाई होगा। देखिए अब 4 टाइप कैसे गैमेट बनेंगे। देखिए पहले एक कैरेक्टर को आप लीजिए, कैपिटल आर लीजिए और यहाँ से वाई लीजिए, ये कैपिटल आर लीजिए, यहाँ से स्मॉल वाई लीजिए। तो कैपिटल आर ये कैपिटल वाई है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, दो गैमेट बन गए। अब स्मॉल आर वाला लीजिए, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई,
स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो आपने देखिए यहाँ पे 4 गैमेट बन रहे हैं नहीं, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला, एक कैपिटल आर स्मॉल वाई वाला, एक स्मॉल आर कैपिटल वाई वाला, एक स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला। तो आपके पास 4 गैमेट बने कि नहीं बने ना। ऊपर आपने देखा बस 2 ही गैमेट बन रहे थे ना, 4 गैमेट बने। When these gametes fuse together in F2 generation, ratio is to 9:3:1। रेशियो देख रहे हैं कितना चेंज हो गया ना, 9:3:1 का रेशियो प्राप्त हो गया। ये इसका फिनोटिपिक रेशियो है ना। आगे हम आपको देखिए, इसमें जो 9 है इसमें येलो और राउंड सीड वाले प्राप्त होंगे, और जो 3 है येलो और रिंकल वाले प्राप्त होंगे, और 3 है ग्रीन और राउंड वाले प्राप्त होंगे, और 1 है रिंकल ग्रीन वाले प्राप्त होंगे। तो आपने देखा यहाँ पे आपको दो एक्स्ट्रा 2 कैरेक्टर मिल रहे हैं, क्योंकि हमने क्रॉस तो इसके बीच और इसके बीच करवाया था, लेकिन आपको बीच में 2 कैरेक्टर निकल रहे हैं ना, येलो और रिंकल वाले, ग्रीन और राउंड वाले। तो ये प्लांट में इतने आपको इस टाइप के प्लांट ऑब्टेन होते। यही आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो कैरेक्टर साथ साथ थे वो इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से अपने आप को सेग्रीगेट अलग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्रॉस करवाया गया है, ये राउंड और येलो वाला है ना, ये होमोजाइगस राउंड और येलो वाला प्लांट है, और ग्रीन ये रिंकल वाला प्लांट है। इसका देखिए डोमिनेंट कैरेक्टर आपको दिखाया गया है, और ये रिसेसिव कैरेक्टर है। इनके बीच क्रॉस हुआ तो देखिए यहाँ पे गैमेट कैसे इनके बीच क्रॉस होगा, जब यहाँ पे गैमेट कैपिटल आर स्मॉल वाई वाला बनेगा, इस कैपिटल वाई और कैपिटल आर वाला बनेगा, यहाँ पे स्मॉल वाई स्मॉल आर वाला गैमेट बनेगा। तो इनके बीच जब क्रॉस होगा तो हम आसानी के लिए कैपिटल आर को एक साथ लिख देते हैं, और यहाँ पे वाई वाले को एक साथ। ठीक है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इनके बीच सेल्फिंग होगा ना। यहाँ पे पुनेट के स्क्वायर वाले में आपको बताया गया, रुकिए आपको यहाँ सही बता दे रहे हैं। देखिए आप गैमेट देखिए, गैमेट तो 4 ही प्रकार के बनने थे ना। देखिए आप आपके आसानी के लिए गैमेट देखिए कैसे बनाएंगे आप लोग। ओहो मिट गया सब, फिर से बनाइए, जगह कम पड़ जा रहा है। देखिए कैपिटल आर लीजिए, उसके साथ कैपिटल वाई करिए, कैपिटल आर लीजिए स्मॉल वाई करिए ना। अब कैपिटल आर हो गया ना 2 गैमेट, फिर स्मॉल आर लीजिए कैपिटल वाई करिए, स्मॉल आर लीजिए स्मॉल वाई करिए, हो गया ना। ऐसे यहाँ पे लिखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। बहुत कम जगह है ना, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है इसे मिक्स हो जाए। पेंसिल चेंज कर लेते हैं ना, थोड़ा सा पतली करना तो सही चलेगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये सब कैपिटल आर वाले हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई ना। देखिए यहाँ पे ये देखिए, अब इसको रखिए फिर इसको रखिए ना। देखिए कैपिटल आर 2 बार कैपिटल आर कर दीजिए, कैपिटल वाई है और ये स्मॉल वाई है ना। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल आर है और स्मॉल आर है ना। अब कैपिटल वाई ऐसे इसको देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे बना दिए। कैपिटल आर और ये क्या है कैपिटल आर, और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई ना। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस दो इसमें कैपिटल वाई होंगे। कैपिटल आर इस कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ना। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर देखिए स्मॉल ही आ रहा है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो देखा आपने इतने सारे आप कैरेक्टर मिले, आपको यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है फिगर बना के। देखिए चारों गैमेट, ये मेल में और ये फीमेल में, दोनों में चारों टाइप के गैमेट बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल आर
सॉरी, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये हो गए चारों गैमेट। अब इनको एक एक गैमेट को आप रखिए। देखिए हम लोग आसानी के लिए दोनों वाई को एक साथ कर लिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ना, ये चारों देखिए। फिर यहाँ पे ऐसे जैसे हमने बनाया गया ऐसे देखिए। अब देखिए यहाँ पे पहला हो गया कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। नेक्स्ट है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अगला है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ का। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, ये कैपिटल वाई ना, और कैपिटल आर स्मॉल आर, देखे ना। फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल। देखिए यहाँ पहले इसको लिया गया ना, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर। देखिए फिर देखिए यहाँ पे स्मॉल वाई, ये स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल आर, यहाँ का स्मॉल आर ना। एक बार आप लोग बनाएंगे, अपने हाथ से बनाइए, नोट्स मत, कॉपी पेन निकाल के तब बनाइएगा। फिर यहाँ देखिए स्मॉल वाई यहाँ का लिया गया, फिर यहाँ का कैपिटल वाई, यहाँ का स्मॉल आर और यहाँ का कैपिटल आर, ठीक है। फिर यहाँ स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ का स्मॉल वाई, यहाँ का स्मॉल वाई, यहाँ का कैपिटल आर स्मॉल आर ना, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल। अब देखिए कौन कौन से आप करेक्टर ऑब्टेन हुए। देखिए कैपिटल वाई है, कैपिटल आर तो येलो और राउंड ना। यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है, येलो और राउंड, क्योंकि एक डोमिनेंट करेक्टर है ना, डोमिनेंट करेक्टर है। यहाँ पे येलो और राउंड, ये भी येलो और राउंड, ये भी येलो और राउंड। लेकिन यहाँ पे देखिए स्मॉल आर दोनों है, तो यहाँ पे रिंकल हो जाएगा। कैपिटल वाई से येलो और रिंकल, यहाँ पे येलो और राउंड, येलो और रिंकल, यहाँ पे भी आपने देखा येलो और रिंकल, यहाँ पे येलो और राउंड, यहाँ पे येलो और राउंड, यहाँ पे ग्रीन और रिंकल। क्यों? क्योंकि वाई वाला दोनों रेस्क्यू करेक्टर रेस्क्यू जीन है, तो यहाँ पे हो गए ग्रीन और राउंड, ग्रीन और राउंड होंगे। नेक्स्ट वाला भी ग्रीन और राउंड है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल वाई दोनों हैं और कैपिटल आर है, इसलिए यहाँ पे राउंड हो गया। यहाँ पे येलो और राउंड है, यहाँ पे येलो और रिंकल है, यहाँ पे ग्रीन और राउंड है, यहाँ पे ग्रीन और रिंकल है। तो आप देखेंगे यहाँ पे येलो और राउंड वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए ना। तो 9 ऐसे हैं येलो और राउंड वाले। अब देखिए 3 आपको कौन से मिलेंगे, ये येलो और रिंकल्ड वाले आपको 3 मिलेंगे। इसको अलग कलर से करिए। देखिए येलो और रिंकल 1, येलो और रिंकल 2, येलो और रिंकल 3। तो 3 आपको येलो और रिंकल वाले मिलेंगे। ऐसे ही ग्रीन और राउंड वाले 3 मिलेंगे। एक, सॉरी इसको भी अलग कलर से करिए, ग्रीन और राउंड वाले, ग्रीन और राउंड वाले 1 2 और ग्रीन और राउंड ना, ये 3। तो 3 आपको ग्रीन और राउंड, एक मिल गया ग्रीन और रिंकल वाला। तो ये आपका हो गया 9:3:1 का रेशियो। तो ड्राई हाइब्रिड क्लास में फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1। इसमें 9 राउंड और येलो वाला है, 3 येलो और रिंकल वाला है, 3 ग्रीन और राउंड वाला है, 1 ग्रीन और रिंकल वाला है। लेकिन जब आप इसका जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे, ये तो इसका फिनोटिपिक रेशियो था, लेकिन जब आप इसका जीनोटिपिक रेशियो में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 1:2:2:1:2:4:2:1:2:1, इतना आपको देखने को मिलेगा। तो आपको याद इसको कैसे करना है, 121 कैसे याद करना, देखिए 121 242 121, ऐसे 121 242 121, ऐसे आपको ऐसे इसको याद करना है। तो ये याद करने का ट्रिक हो गया। तो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का जो रूल है, उसका डाई हाइब्रिड क्लास का जो रेशियो है उसका 9:3:3:1 है, और मोनो हाइब्रिड क्लास का रेशियो है, सॉरी जो जीनोटिपिक रेशियो है वो 121 242 121 है।
लेकिन जो फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:1 है। क्या है? 9:3:1 है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको तीनों मेंडल के लॉ जो हमने बताया अच्छे समझ में आया गया हो गया। पहले हमने आपको बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा हमने बताया आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा हमने आपको बताया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी में हमने आपको मोनोहाइब्रिड क्लास और डाईहाइब्रिड क्लास के बारे में बताया है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया है। देखिए आपका एग्जाम बहुत ही समीप है, आप अपना रिवीजन का कार्य जारी रखिए। स्टार्टिंग से लेक्चर 1 से आप लोग वीडियो देखिए, सब हमने आपको अच्छे से कवर किया गया है ना। हमने अपने आपको अच्छे से कवर किया गया करवाया है। आप लेक्चर 1 से 2x पे करके वीडियो को फास्ट फास्ट देख के अपने नोट्स को सामने रख के अच्छे से रिवाइज करिए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके आइए। ठीक है बच्चा? तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ एनर्जी से पढ़ेंगे उसको। ओके, ठीक है।